So the next topic is ulcerative colitis. So what is ulcerative colitis? It is an inflammatory bowel disease that causes inflammation and ulcer in digestive tract. क्या होता है ये? इसे हम IBD के नाम से भी जानते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन करता है और अल्सर्स या सोर कॉज करते हैं इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मेनली इन इंटेस्टाइन. Ulcerative colitis mostly affect the innermost lining of large intestine, that is colon, the part of large intestine that is colon, and rectum, that is mucosa and submucosa. मेनली ये क्या करता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम की इनर लाइनिंग्स को अफेक्ट करता है, जिसे म्यूकोसा या सबम्यूकोसा कहते हैं. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन अकर. बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन मींस इंटेस्टाइन या रेक्टम के कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है. दैट इज फर्स्ट इज प्रोक्टाइटिस. प्रोक्टाइटिस में क्या होता है, सिर्फ रेक्टम पार्ट इन्वॉल्व होता है और इसमें सेमी सॉलिड स्टूल दिखते हैं. सेकेंड इज प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस. तो इसमें रेक्टम और जो सिग्मोइड कोलन है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें डैमेज होता है और इसमें भी जो स्टूल होता है वो सेमी सॉलिड होता है. देन डिस्टल कोलाइटिस. डिस्टल कोलाइटिस में जो कोलाइटिस का लेफ्ट साइड पार्ट डैमेज होता है और इसमें वाटरी एंड ब्लडी डायरिया देखने को मिलते हैं रिकरेंट. देन नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव कोलाइटिस. एक्सटेंसिव कोलाइटिस में ट्रांसफर कोलन इन्वॉल्व होता है और इसमें सीवियर एपिसोड्स ऑफ ब्लडी एंड वाटरी डायरिया दिखते हैं. ब्लडी एंड वाटरी क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी म्यूकोसा और सबम्यूकोसा जब डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और वाटर का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये वाटर हमें स्टूल में देखने को मिलते हैं. और उसके साथ साथ जो भी हमारा इंटेस्टाइन जो उसकी वॉल डैमेज हो रही है, वो उसकी वजह से ब्लड जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी हमारे स्टूल्स में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज पैनकोलाइटिस. पैनकोलाइटिस में सीवियर ब्लडी डायरिया हो जाता है, टॉक्सिक सिम्टम भी. ये जो टाइप्स है इनके डायग्राम से प्रोक्टाइटिस से रेक्टम इन्वॉल्व है. देन प्रोक्टोसिग्मोइटिस सिग्मोइड पार्ट. डिस्टल कोलाइटिस में लेफ्ट साइड ऑफ कोलन. एक्सटेंसिव में ट्रांसफर पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया एंड पैनकोलाइटिस में पूरा हमारा जो इंटेस्टाइन का वो पार्ट इन्वॉल्व हुआ है. नेक्स्ट है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक वेस्टर्न पीपल में ज़्यादा होता है. इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं. ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से मीन्स हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है उसमें जो एंटीजन है वो जो एंटीबॉडीज है वो किसी भी एंटीजन लाइक फूड किसी के लिए रिएक्शन कर जाए. जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, या ये मेनली वुमेन्स में ज़्यादा होता है बिफोर द एज ऑफ 30. स्ट्रेस की वजह से होता है और वाइट पीपल्स को ज़्यादा होता है. नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है. तो 3 टाइप के जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर माइल्ड केस है, माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें जो मोशंस होंगे वो लेस देन 6 मोशंस होंगे. मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस में 6 to 8 मोशंस हो सकते हैं और सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोर देन 8 मोशंस हो सकते हैं. माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा. माइल्ड एब्डोमिनल पेन होगा. इसमें मॉडरेट में भी विदाउट टॉक्सिक सिम्टम होंगे, लेकिन मॉडरेट एब्डोमिनल पेन होगा. बट इन सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में एनीमिया के चांसेस देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा और जो क्लिनिकल साइन है वो अर्ली मॉर्निंग डायरिया, एब्डोमिनल पेन होंगे, क्रैम्पिंग होगी, रेक्टल पेन हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, देन फीवर भी हो सकता है और फटीग और बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन के भी चांसेस हो. नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन. अगर टाइम से इसको ट्रीट नहीं करा गया तो सीवियर हेमरेज हो सकते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर, परफोरेशन वॉल डिस्ट्रॉय हो सकती है इंटेस्टाइन की. बात करते हैं कैसे ये होता है इटियोपैथोजेनेसिस की. तो जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, अगर किसी भी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो क्या करेगा, हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन वॉल की जो डेंड्राइटिक सेल हैं उनको डैमेज करेगा. और ये जैसा कि अभी हमने रिस्क फैक्टर्स में बताया कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है. तो ये डेंड्राइटिक सेल में एंटर करके ये जो भी हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है ये क्या कर देंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे. मेनली इसमें CD4 सेल को
एक्टिवेट करते हैं इन टी सेल को, और जब ये CD4 सेल टी सेल एक्टिवेट होती है तो हमारे जो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं इससे करेस्पॉन्डेंस फॉर्म करती हैं TNF एंड इंटरल्यूकिन। तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये GI म्यूकोसल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। अगर टी हेल्पर 1 एक्टिवेट हुआ है तो क्रॉन्स डिजीज होती है, एंड टी हेल्पर 2 होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे इस डिजीज का पता लगाएंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। तो ब्लड टेस्ट की वजह से इसके जो हमारा साइन सिम्टम आते हैं, एनीमिया अगर सीवियर हो गया तो एनीमिया के केस में हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्टूल स्टडी कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वायरस, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं कि अंदर कोलन की कोई वॉल डिस्ट्रॉय हो रही हो, फ्लैक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर से इसका हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो जो भी इसके सिम्टम्स हैं उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें हो रहा है हमारा इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले सकते हैं लाइक 5-अमीनो सैलिसाइलेट। इसके इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती है हमारी सल्फासालाजिन, मिसालामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं लाइक प्रेडनिसोन। इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा है तो उसको सप्रेस इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज करेंगे लाइक एजोथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा डायरिया होता है तो डायरिया में हम एंटी डायरियल ड्रग्स को यूज करेंगे लाइक लोपेरामाइड। एंड पेन होगा तो पेन के लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रोमेनाफिन, नेप्रोक्सिन सोडियम एक्सेट्रा। और एनीमिया हो जाएगा, इसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो मेनली फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए हम मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा ही सीवियर केस है उस केस में हम क्या करेंगे, कोलन और रेक्टम को हम रिमूव करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्टोकोलेक्टोमी। नेक्स्ट बात करते हैं बिना मेडिसिन से कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में स्मॉल मील्स लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम लेना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, एंड स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा ये सब करना चाहिए। So thanks for watching this video. Next video we will discuss about the Crohn's disease.